नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं मनी टाइम। ये है वो खास बुलेटिन जहां हम दिन भर की ऐसी खबरें लेकर आते हैं आपके लिए जिसका असर आपकी जेब पर और आपकी जिंदगी पर पड़ता है। हम केवल आपको खबर नहीं बताते बल्कि ये भी बताते हैं उसका असर आप पर कैसे पड़ रहा है और इससे आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी। तो शुरुआत करते हैं मनी टाइम की और पहली खबर उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपने वाहनों पर फास्टैग नहीं लगवाया है। सरकार देश भर में टोल नाके हटाने की योजना पर काम कर रही है। नई व्यवस्था के तहत चलती गाड़ी से ही टोल वसूली की जा सकेगी और इसके लिए एनएचआई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मिलकर नियम बना रहे हैं। इसका मसौदा पहले ही तैयार कर लिया गया है। इस योजना के सिरे चढ़ने पर अगर कोई वाहन बिना फास्टैग लगाए या फिर बिना शुल्क चुकाए गुजरता है तो उसका चालान काटा जाएगा। अगर किसी वाहन का बार बार चालान कटता है तो उसकी आरसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद सबसे पहले ये व्यवस्था दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लागू की जाएगी। दूसरी खबर पेट्रोल डीजल से जुड़ी। पेट्रोल डीजल की महंगाई से आपको फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली। जीएसटी परिषद ने पेट्रोलियम उत्पादों को नई टैक्स व्यवस्था में शामिल करने की अभी तक सिफारिश नहीं की है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने कई बार पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों वाली परिषद अभी तक इस पर एक मत से सहमत नहीं हो पाई है। पेट्रोलियम उत्पादों पर ज्यादा एक्साइज ड्यूटी के जवाब में कहा गया है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए समय समय पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा करती है। और मनी टाइम की तीसरी खबर भी तेल से है, लेकिन यहाँ बात हो रही है खाने के तेल को लेकर के। नए साल में आपको महंगे खाने के तेल से क्या राहत मिलेगी? सरकार ने खाने के तेल की सप्लाई बढ़ाने के मकसद से रिफाइंड पाम तेल पर मूल सीमा शुल्क को 17.5% से घटाकर 12.5% कर दिया है। इससे खाने के तेल के दामों में कमी लाई जा सकेगी। इस फैसले से घरेलू आपूर्ति तो बढ़ेगी ही, साथ ही खाद्य तेल की खुदरा कीमतों को कम करने में भी मदद मिलेगी। मनी टाइम की चौथी खबर में भी हम तेल की खबर लेकर आए हैं। कच्चे तेल में क्या चल रहा है आपको बताते हैं। चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीने के दौरान भारत में कच्चे तेल का उत्पादन 2.74% गिरकर 198.6 करोड़ टन रह गया। नवंबर में कच्चे तेल का उत्पादन 24.3 लाख टन था, जो एक साल पहले इसी अवधि में 24.8 लाख टन था और अक्टूबर 2021 में 25 लाख टन था। भारत कच्चे तेल की 85% जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है, क्योंकि घरेलू उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। अगर आपने भी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है तो ये खबर आपके काम की है। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट 20% छूट दे रही है। कंपनी ने इस नई स्कीम की घोषणा की है। जो लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं उनको ये छूट मिलेगी। कंपनी के इस ऑफर से हवाई सफर करने वाले ग्राहकों को फायदा होगा, साथ ही कंपनी के पास भी ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, ऐसा उनको उम्मीद है। अब खबर उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अहम खबर है। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को नए साल से पहले ही बड़ा तोहफा मिल गया है। राज्य सरकार ने उनके वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ये बढ़ोतरी उनके महंगाई भत्ते यानी डीएम में नजर आएगी। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 से 12% तक की वृद्धि की है। कर्मचारियों को ये लाभ जनवरी की सैलरी में लगकर मिलने वाली है। और खबर चुनाव सुधार से जुड़ी हुई। वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। लोकसभा की मंजूरी के बाद मंगलवार को राज्यसभा से भी चुनाव सुधार बिल पास हो गया है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का नियम बन जाएगा। हालांकि ये नियम स्वैच्छिक होगा, यानी किसी को अपना वोटर कार्ड आधार से जोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये विकल्प उन्हें दिया जाएगा। इस कदम के जरिए मतदाता आसानी से अपना वोट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी कर पाएंगे। यानी अगर वो शहर बदलते हैं तो जब शहर बदलेंगे तो उसमें उन्हें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब खबर शेयर बाजार के निवेशकों के लिए। 2 दिन की भारी बिकवाली के बाद आज तेजड़ियों के बाजार में धमाकेदार वापसी हुई है। शॉर्ट कवरिंग के दम पर निफ्टी 150, सेंसेक्स 500 और बैंक निफ्टी करीब 170 अंक चढ़कर बंद हुए। 2 दिन की भारी गिरावट से निवेशकों के 12 लाख करोड़ साफ हो गए थे, लेकिन आज करीब 3 लाख करोड़ की भरपाई भी हो गई है। जो निवेशक स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं उनका निवेश ज्यादा रिकवर हुआ है।
अगली खबर स्मार्टफोन यूजर्स के लिए है। मोबाइल कंपनी एप्पल भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले आईफोन का उत्पादन स्थानीय स्तर पर शुरू करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने चेन्नई में फॉक्सकॉन प्लांट में पहले से फ्लैगशिप आईफोन 13 के उत्पादन का ट्रायल शुरू भी कर दिया है। यहां व्यावसायिक उत्पादन फरवरी 2022 में शुरू होगा, जो घरेलू बाजार और निर्यात दोनों की मांग को पूरा करेगा। इससे एप्पल को अपनी वैश्विक बाजार आपूर्ति में सुधार करने में मदद मिलेगी। भारत में उत्पादन का लगभग 20 से 30% निर्यात किया जाएगा और इससे हम देखेंगे कि रोजगार भी पैदा होगा। अगली खबर आरबीआई के कदम से जुड़ी है। बढ़ रही महंगाई के बीच आरबीआई आर्थिक सुधार को समर्थन देने के लिए बैंकों से 2 लाख करोड़ वापस लेगा। इससे बैंकों को अपने पास जमा अतिरिक्त नकदी कम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय रिजर्व बैंक बुधवार को अपनी लिक्विडिटी एडजस्ट सुविधा के तहत 2 लाख करोड़ रुपए के 3 दिवसीय वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो नीलामी करेगा। इसमें बैंक अतिरिक्त पूंजी आरबीआई को उधार देते हैं। इस पर उन्हें 3.8 से 3.9% ब्याज मिलता है। ये पहली बार है जब 3 दिवसीय वीआरआर नीलामी हो रही है। सामान्य तौर पर रिवर्स रेपो नीलामी 7 दिन, 14 दिन या 28 दिन के लिए होती है। अगली खबर मुंबई में मकानों की बढ़ी बिक्री से जुड़ी हुई है। महामारी के बावजूद हमें नजर आ रहा है कि मुंबई में लोगों का घर खरीदने के तरफ उत्साह जो है वो बना हुआ है। यहाँ इस साल अब तक 1 लाख से अधिक मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है, जो पिछले 1 दशक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। रोचक बात यह है कि राज्य में स्टैंप ड्यूटी में जो छूट मिल रही थी वो भी खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद मुंबई वाले मकान खरीद रहे हैं और तेजी से खरीद रहे हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिसंबर महीने के पहले 3 सप्ताह में महानगर में 5,553 प्रॉपर्टी का पंजीकरण हो चुका है। महामारी से पहले पूरे दिसंबर 2019 में 5,574 मकानों की रजिस्ट्री हुई थी। नवंबर महीने के दौरान मायानगरी में 7,582 मकानों की पंजीकरण हुआ है और पिछले साल की तुलना में इस साल जनवरी से नवंबर के बीच में मकानों के पंजीकरण में 122% की वृद्धि दिख रही है। अब खबर फेसबुक वाली। याहू फाइनेंस की ओर से कराए गए सर्वे में फेसबुक को दुनिया की सबसे खराब कंपनी बताया गया है। सर्वे का मकसद बड़ी कंपनियों के बारे में यूजर्स की राय जानना था। सर्वे में शामिल लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट को इस साल की बेस्ट कंपनी का खिताब दिया है। वहीं फेसबुक या फिर मेटा को सबसे खराब कंपनी मानते हुए फीडबैक दिया गया है। इसे दूसरी सबसे खराब कंपनी बनी चाइनीज ई कॉमर्स फर्म अलीबाबा के मुकाबले 50% ज्यादा वोट्स मिले हैं। अब एक अच्छी खबर स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए। चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus अगले साल जनवरी में OnePlus 10 Pro लॉन्च करेगी। OnePlus के सीईओ सह संस्थापक पीट लाउ ने इसकी खुद पुष्टि की है। हालांकि लॉन्च की कोई निश्चित तारीख अभी बताई नहीं गई है। OnePlus स्मार्टफोन की अगली सीरीज OnePlus 10 Pro में नए Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 चिपसेट जैसी कई फीचर दिखाई देने वाले हैं। चलिए, नए स्मार्टफोन की तो बात हो गई, लेकिन अब मोबाइल ग्राहकों के लिए ही है ये खबर। नए ग्राहक जोड़ने के मामले में टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने एक बार फिर से एयरटेल और वोडा आइडिया को पछाड़ दिया है। ट्राई के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में रिलायंस जियो ने 31 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं, जबकि इस दौरान एयरटेल और वोडा आइडिया के ग्राहकों में गिरावट देखने को मिली है। अक्टूबर में एयरटेल के ग्राहकों की संख्या 8 लाख और वोडा आइडिया के ग्राहकों की संख्या 14 लाख तक घटी है। और मनी टाइम की आखिरी खबर आपके लिए रिमाइंडर है कि जल्दी भरिए इनकम टैक्स रिटर्न। आखिरी तारीख बेहद करीब है, इतनी करीब कि आप उंगलियों में गिन सकते हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख है 31 दिसंबर। ऐसे में आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख आगे बढ़ाने की मांग उठने लगी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कई संगठनों ने सरकार को तारीख बढ़ाने के लिए लिखा है। कोरोना की वजह से पिछली बार 31 मार्च तक रिटर्न दाखिल करने की छूट दी गई थी। पिछले साल 6.7 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल हुए थे और इस साल अभी तक ही केवल 3.9 करोड़ आयकर रिटर्न ही दाखिल हुए हैं। चलते चलते आईपीओ अपडेट। मैपमा इंडिया ने अपने निवेशकों को माला माल कर दिया। इसका शेयर बीएसई पर 53% प्रीमियम पर 1581 रुपए पर लिस्ट हुआ और इसका इश्यू प्राइस था 1033 रुपए का। हाल के उतार चढ़ाव वाले बाजार में मैपमा इंडिया के शेयरों की मेगा लिस्टिंग से निवेशकों को अच्छी लिस्टिंग गेन मिली है। सॉफ्टबैंक की बड़ी हिस्सेदारी वाली भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्नैपडील ने आईपीओ लाने की तैयारी पूरी कर ली है। स्नैपडील ने 1250 करोड़ रुपए के इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट दस्तावेज जमा करवा दिए हैं। सीएमएस इन्फो सिस्टम का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। ये 23 दिसंबर तक खुला रहेगा। इशू का प्राइस बैंड है 205 से 216 रुपए। कंपनी के आईपीओ के जरिए 1100 करोड़ रुपए जुटाने की प्लानिंग है। तो इसी के साथ मनी टाइम में इतना ही, लेकिन इस तरह की खबरें जो आपकी जिंदगी पर असर डालती हैं, इसको अगर आप
सुनना और समझना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप मनी 9 के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज और साथ ही में इंस्टाग्राम पर भी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। हम फिर हाजिर रहेंगे मनी टाइम के साथ, जहां होंगी वो खबरें जिसका असर पड़ता है आप पर।